ओके। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और एक मैं शराबी हूँ। हाँ, समझ। हाय हाय हाय, मैं अब तक हूँ। आप लोगों की सहायता, आप लोगों के दोस्ती, आप लोगों का साथ, इसके लिए आज तक उस परमेश्वर के, परमात्मा के आशीष से मैं आज तक, अभी तक शराब के ऊपर जहरीले घोट से दूर हूँ। मैं पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक ऐसे टॉपिक पे बोलने का मौका दिया है जो बहुत ही, हम लोग तो रिकवरी पे हमेशा बोलते हैं, पर कभी कभी अपनी रिकवरी जो है उसमें कैसे बेहतरीन सुधार लाए, उसे अंदर से कैसे देखे। खाली शराब से दूर रहना ये हमारी रिकवरी नहीं है। खाली रिश्ते बनाना, खाली अपनी मटेरियल थिंग में को सुधारना, अपने रिलेशन को मेंटेन करना, यही नहीं हमारी, तो बल्कि हमारी खुद की रिकवरी अंदर से कैसी है, उसको हमको बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। हमारी बिल्डिंग चाहे कितनी भी बाहर से कितनी भी अट्रैक्शन हो, पर अंदर का काम क्या होता है, इनसाइट। तो हमने अभी एक नया नया शब्द परसों देखा कि बाहर से हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। तो इतना अच्छा लगता था कि बाहर से, पर अंदर क्या है। तो अंदर से जो खोखलापन है, अंदर से जो बेटर बाहर है मगर अंदर गटर है, उसका क्या है। तो ये लाइफस्टाइल हमको चेंज करने के लिए अपने अंदर ये प्रोग्राम हमें मदद करता है। तो आज का टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से उसको न्याय देने की। मेरे जीवन में मैंने कैसे बदलाव लिया, मैंने इसका कैसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए वन डे एट ए टाइम ईश्वर की कृपा से, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से, और अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो सूचित किया हुआ मार्ग है, जो रिकवरी का 12 स्टेप है, 12 ट्रेडिशन है, 12 कंसेप्ट है, और साथ ही साथ हमारे किताबें है, लिटरेचर है, मेरे यहाँ पहले आए हुए कुछ जो मेंबर्स है, जो सभासद है, उनके अनुभव, मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, और बहुत सारे लिटरेचर में जो हमारा बेसिक लिटरेचर है, इनके जरिए, इनके साथ में चलते चलते मैं अपने आप को कभी कभी देखता था, आज भी देखता हूँ। आज भी जब जब मुझे जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो बीमारी है, वो मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये मेरे इमोशन से अटैच है। ये मेरी भावनाओं से, मेरे विचारों से, मेरी कल्पनाओं से, मेरी आइडिया से, मेरे बिहेवियर से इसका कोई संबंध है, ताल्लुक है। मेरे जीवन जीने जीने की जो कुछ परिभाषा है, उसे ये संबंधित बीमारी है। तो मैं पायनियर ग्रुप का फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ, तो ये आज के विषय पे बोलने के लिए मुझे मौका दिया। दोस्तों, आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे अपने अनुभव है। अल्कोहलिकन्स में आने के बाद में मैंने आज जो 37 साल और कुछ महीने हो गए, 6 महीने और कुछ 28 दिन हो गए, मैं वो जहरीला, मैं बड़ापन नहीं बोलता हूँ ये, पर कोई अगर भाई को थोड़ा इससे प्रेरणा मिल सकती है कि अल्कोहलिकन्स में, मुझसे भी कई कई लोग हैं हमारे बॉम्बे में, 60 साल तक है, 62 साल तक है, 50 साल तक है। मेरे स्पॉन्सर जो खुद इनिशियल स्पॉन्सर जिन्होंने लाया, वो करीबन 58 साल वो सोबर थे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अल्कोहलिक एनस में आने के बाद में मुझे उनको देखने को, उनको सुनने को, और वो जो करते थे उन्होंने बताया। क्योंकि हमारा जो बेसिक टेक्स्ट है उसमें बताया गया है, हमारे बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कम, और उसमें से बताया, मराठी में हम लोग बोलते हैं ना, या अंग्रेजी में बोलते हैं, रियरली आई हैव सीन अ पर्सन थॉरली। मराठी मध्ये बोलते हैं ना कि उद्दिष्ट, हमारी जो निष्ठा है, निष्ठा पूर्वक अगर जो बताया हुआ, जो उन लोगों ने, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाते हुए जो हमारा बेसिक टिक्स में लिखा है, वो 100 लोग जो थे, जो शराब से दूर रहने के बाद में आने वाले कल के लोगों के लिए और खुद को संभाल कर रखने के लिए जो प्रोग्राम उन्होंने बताया, तो ये कितना बड़ा प्रॉमिस है। ये लेकर मैं अपने अनुभव से आज मैं इतना बताना चाहता हूँ। मैं आज जो शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, देखा, इसके लिए मैं अपने फेलोशिप का बहुत आभारी हूँ। मैं अल्कोहलिक का एक
अधिकारी प्रवक्ता नहीं हूँ। इस वक्त मैं कोई भाई ऐसा अल्कोहल करना चाहती है, ऐसा मैं कोई ये नहीं करना चाहता हूँ। और ना ही मैं किसी से दावा करना चाहता हूँ, किसी से मैं वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता हूँ। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं छोटे मोटे, जितने मुझे मालूम है मैं आपके जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, मगर ऐसा ही होना चाहिए ये मैं नहीं बता सकता। मैं ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं, मैं भगवान नहीं। हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, पर जितना मैंने किया है मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। और रिकॉर्डिंग तो जिन भाई को मीटिंग, फिजिकल मीटिंग नहीं मिलती है, ऑनलाइन मीटिंग नहीं मिलती है, तो अगर मेरे इस छोटे से अनुभव से या मेरी छोटी सी शेयरिंग से अगर उन तक ये बात पहुंच सकती है, जैसे आज को एक भाई आए हैं जो वही टाइपिंग पहली बार ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो उनका उनको अगर ये प्रेरणा मेरे शेयरिंग से अगर मिल सकती है थोड़ी बहुत, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो विषय है दोस्तों, मैं अल्कोहलिक में पहले अपना बताना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा परिचय है। मैं 17 नवंबर 89 को मैंने पहला मीटिंग, भारत का जो सबसे पहला पुराना ग्रुप है फाउंडेशन, इस ग्रुप में मैं अपने बीवी के साथ में, आज जो मेरी उम्र 75 है, उस वक्त यानी 37 ईयर एंड हाफ ईयर के पहले मैं आया था। आई थिंक मैं 35-36 साल का था, क्योंकि तो मैं पूरा बूढ़ा की तरह हाँफता हुआ, झुकता हुआ, बेंड हुआ, पकाव कितना है, सांस मेरी कुछ चल रही नहीं थी। बीवी के सहारे सहारे पकड़ते, बैठते, उठते, ऐसे चलते चलते धीरे धीरे इस फेलोशिप में मैं आया था। और दो पुराने मेंबर जो हमारे आज इस दुनिया में नहीं है, जो कि बहुत पुराने मेंबर थे, और एक ही उन्होंने बहुत काम किया था। एक को तो एक वो क्रिश्चियन भाई थे, उनका नाम अब लेट मिस्टर एरिक डी करके, जिन्होंने कैथलिक के लिए बहुत बॉम्बे में काम किया, बहुत लोगों को उनके जरिए मैसेज स्प्रेड हो गया। और दूसरे थे हुसैन भाई, दोनों अलग थे, एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था। और उन्होंने जो हमारे ऑफिस में हमारे वो इधर ही काम करते थे, क्योंकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं कि वो अल्कोहल के में क्या है, कैसे काम करती है, मुझे पता नहीं था। मगर ईश्वर की दया से एक दिन ऐसा कुछ हादसा हो गया और मेरी उनसे जान पहचान हो गई, और ये सब मेरे शराब ने करवा दिया। शराब तो मैं इसके लिए नहीं पीता था, कोई भी नहीं पीता है, ऐसा मेरा एक ये है वजूद। खुशी के लिए मैं पीता था, आनंद के लिए, दुख कम करने के लिए, और कुछ ऐसा माहौल बनाने के लिए मैं पीता था। मैं दुख झेलने के लिए, बीवी जाने के लिए, बदनाम होने के लिए, गिरने के लिए, लोगों की निंदा सुनने के लिए, मैं कभी गाली गलौज करने के लिए मैं शराब नहीं पीता था। मुझे वो माहौल चाहिए था, मुझे वो कुछ बनना चाहता था मैं, कि अपने जख्म, जो दर्द है मेरे, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जिनको मैं भूलना चाहता हूँ, तो सचमुच मुझे पहले पहले मेरे पास चॉइस था, मुझे शराब ने वो दिया, मुझे हिम्मत दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे परेशानी से दूर रखा। ये मुझे सब पहले पहले तो अच्छा लगा था, मगर उसके प्यार में मैं वो छुपते छुपाते आगे धीरे 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 मैं बढ़ने लगा। उसकी चाहत में मैं जब गिरने लगा, उसकी सोच में जब मैं डूबने लगा, तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, मैं उनके तरफ नहीं क्या। मैंने देखा था, मैं जिस मोहल्ले में रहता था, तो वहां पे शराब पीने से क्या क्या हालत होती है, क्या परेशानी होती है, खुद की होती है, परिवार की होती है, समाज के अंदर कई लोगों को उनके साथ में झूलना पड़ता है। तो यह सब मैंने देखा था, पढ़ा था, और मैं जानता भी था। तो फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो मैं कंपैरिजन नहीं बताऊंगा, पर मैं सोचता था कि नहीं है, अपन ऐसा नहीं है। मैं अच्छे खानदान से आया हूँ, मेरे खानदान या मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो अच्छा लगता था मुझे। और किसी न किसी बहाने बोलते ना कि शराब मेरे हाथ में आ गई, और जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, जैसे हमारे बिग बुक में लिखा हुआ है, डॉक्टर विलियम डिल्सन का वो, और डॉक्टर ओपिनियन में लिखा है वो, मुझे उसका वो शराब का जो बियर का वो जो कलर था,
जो टेस्ट था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ना ना नहीं 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 करते करते एक 10-15 मिनट गए, और सामने वाले जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, तो उन्होंने कहा अरे क्या यार, कौन से जमाने में हो तुम, ये तो आजकल लड़कियां भी औरतें भी पीती है, और बियर कोई शराब नहीं है, इट इज नॉट हॉट ड्रिंक, ये तो एक किडनी के लिए या भूख के लिए या अच्छा सोने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक शरबत के जैसा है, व्हाई नॉट टू यूज यार, देख। और फिर ऐसा करते करते चढ़ते चढ़ाते वो ग्लास मैंने, क्योंकि उनके घर में बैठा था, उनके पार्टी में आया था, और 4 लोगों के अंदर मैं अपने जैसे अपने आप को कमजोर समझता नहीं था, दिखाना नहीं चाहता था, भागना नहीं चाहता था। बोला ठीक है भाई तुम लोग बोल रहे हो, अरे लो यार लो करके मैंने जोश में उनके साथ देने के लिए मैंने उठाया। वैसे मैं वो पहला जो ग्लास मैंने खाली रखा, 15 मिनट के अंदर जो मेरे अंदर वो जो जलन हो रही थी, जो गले में मेरे वो जलते जलते वो जो केमिकल उतर रहा था, मुझे बहुत सारा परेशान, मगर उन्होंने मुझे ट्रेन किया, रहे ये सिंगदाना खाओ, ये काजू खाओ, ये बैदा खाओ, ये पापड़ खा लो, ये थोड़ा उसके अंदर वो और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक डाल दो, थोड़ा बर्फ पिला दो, ये सब ट्रेनिंग मुझे उन्होंने पहले दे दिया। ये पहले पहले मेरे साथ में मैं भी करता था, तो पहली बार मैंने नाना बोला था, मगर फिर बाद में धीरे धीरे वक्त गया, समय गया। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई एक बार साइकिल चलाना आता है तो दोबारा भूलता नहीं, ये मेरा पेटेंट डायलॉग है। एक बार किताब पढ़ी तो दोबारा हमको भूलने के लिए नहीं आता है, हम पढ़ सकते हैं। एक बार तैरना हम लोग सीख गए तो दोबारा भूलते नहीं है। तो ये मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ वो पहला जो टेस्ट था वो इस तरह से कड़वा था, मगर कुछ देर के बाद में, आफ्टर 15-20 आधा घंटे के बाद उसका जो इफेक्ट था, उसका जो परिणाम था, वो मुझे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, मुझे एक जगह से दूसरी जगह में, जो मेरे, अब मैं रियली अपनी सोसाइटी की तरफ आता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे वो जो इफेक्ट मिला और इसमें से मेरी कहानी चालू हो गई थी। तो जो वो परिणाम हुआ तो मैं भूल गया, असलियत अपनी रियलिटी में मैं भूल गया, और मैं मुझे लगा नहीं यार ये सही बात, वो मेरे में वो जो हुआ, वो जो परिवर्तन था, वो मुझे सच लग रहा था कि मैं बचपन से कैसा था, मैं कितना ये डरपोक था, कितना सेल्फिश था, कितना सेल्फ सेंटर्ड था, कितना मैं वो क्या बोलते हैं ना वो केयरफुल था। तो धीरे धीरे मुझे सब वो सबसे मैं अलग अलग लग रहा था, तो वो इफेक्ट मुझे अच्छा लगा। और फिर ये दूसरी, पहली बार तो मैंने ना बोला था, नहीं बोला था, पर धीरे धीरे कुछ लोगों के साथ में, कुछ दोस्तों के साथ में, पार्टी में, इधर उधर उधर कुछ लोगों में जब मैं जाने लगा, बुलावा आने लगा, और कभी जब वो सामने आ जाते थे तो इस बार मैं ना नहीं बोलता था, अरे ठीक है यार चलो आपने तो टेस्ट किया है, देखा है सब क्या है। और फिर वो भाई छुपते छुपाते इसके प्यार में मैं आगे बढ़ते 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 घुटने से लेके छाती तक, कमर से लेके छाती तक पानी में मैं पहुंच गया। और धीरे धीरे ये जो पानी है मेरे गले तक आ गया, समंदर का, नदी का पानी बोलो, मेरे गले तक आ गया, और इसने अभी मेरे जान को खतरा हो गया। और इसके साथ में जो कुछ इस भाव में, इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां आई। मैं परेशान हुआ, मेरे परिवार के लोग परेशान हो गए, मेरे समाज के लोग परेशान हो गए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग बोलने लगे, अरे पहले तो ऐसा नहीं था। मैं जहाँ पे नौकरी करता था, काम करता था, वहां के भी लोग बोलने लगे, ये क्या हो रहा है यार, क्यों नहीं छोड़ देता है, हम कैसे करते हैं, हम कैसा पीते हैं, अपना ही कंट्रोल रखो यार, अपनी इच्छाओं को तुम ये करो ना। ये सब उनके जो क्या बोलते हैं ना, उनका जो प्रवचन था, उनका जो सूचना था, उनका जो सजेशन था, वो मैं जानता था, मगर धीरे धीरे मैं ये सब मैं काबू में नहीं रह पा रहा था, मुझसे नहीं हो रहा था, मुझसे वो नहीं हो पा रहा था। और फिर लास्ट में मेरे परिवार के लोग भी यहाँ वहाँ, कोई रिश्तेदार बोलते थे अरे इसके ऊपर किसी ने नींबू नारंग किया है, किसी ने इसको ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों कर रहा है, अभी रोज ऐसा। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ सब, क्योंकि रिकवरी पे मुझे ज्यादा देर ये करना है, मुझे अपने ड्रंक लॉट पे ज्यादा जाना नहीं।
और जो मेरी हालत खराब हो गई, फिर मैं मरते मरते फिर डॉक्टर के पास, इसके पास, उसके पास, बुआ बाबा सब हो गए, मंदिर मस्जिद चर्च तक में जाके आ गए। और फिर कोई रास्ता नहीं मिला। मैं जहाँ पे नौकरी करता था वहां से एक नए साहब, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक नए आए थे, और वो एक कंपनी में, वो कैडबरी कंपनी जो है वहां पर वो थे, और वहां पर एक मीटिंग चल रही थी एक की, और वो ट्रांसफर होकर हमारे कंपनी में आए, और उन्होंने हमारे कंपनी में मीटिंग चालू करने का इरादा बना दिया। और भगवान की दया से उनको दो ये मेंबर हमारे कंपनी के अंदर मिल गए, कि जो कि पुराने मेंबर थे, और उनकी जान पहचान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम यहाँ पे एक मीटिंग चालू कर दे। और थर्सडे के दिन दोपहर को 2:30 बजे हमारी कंपनी में मीटिंग चालू हो गई। और मेरा तो अभी मैं वो शराब बढ़ गई थी, पैसा नहीं बढ़ा था, और फिर उसकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आने के बाद में पता ही चलता है कि मैं कैसे बीमारी में फंस गया हूँ। तो उल्टे सुल्टे धंधे करते, इससे उससे उससे इससे उसकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। फिर एब्सेंटिज्म आ गया, कंपनी में बहुत सारे लेटर, ये कुछ सस्पेंसेस, लव लेटर्स मिले मुझे, वार्निंग, सस्पेंड, ये वो सब। और तभी वो हमारे ऑफिस में वो जो साहब आ गए नए, तो उन्होंने फाइल्स देखना चेक चालू कर दिया। उसमें से मेरी फाइल उनके हाथ में आ गई। उन्होंने पूछताछ किया, ये कौन है? तो बोले कि अच्छा था, ये था, वो था, ऐसा करके उन्होंने देखा सुना मेरे बारे में। और एक पैसे के बहाने उन्होंने मुझे बुला के लिया। मैं अपनी बीवी, माँ और मेरे 2 छोटे बच्चों को लेकर, मैं उनका आड लेकर मैं, क्योंकि लोगों को पैसा देना था, 3-3.5 महीना मैं जॉब में नहीं था, गया। तो साहब ने मेरे बच्चों को देखा, मेरी माँ को, मेरी बीवी को देखा, बैठने के लिए बोला, बैठे। और तभी उन्होंने बोला, अरे यार ये सब कुछ ठीक है, तुम छोड़ क्यों नहीं देते यार? और जैसे वो छोड़ क्यों नहीं देते बोले, वो उतना में मेरे अंदर का जो अंदर दबा हुआ जो था वो बाहर आ गया। मैं बोला, साहब क्या करूं मैं भी बाप बच्चे वाला हूँ, मुझे भी नौकरी की जरूरत है, मुझे भी मेरा परिवार चाहिए, मैं भी रास्ते पे सोना नहीं चाहता हूँ, मुझे वापस, और क्या करूं, मेरी शराब रुकती नहीं है। बहुत, मतलब इतना नीचे गिर चुका था, मैं छोड़ना चाहता हूँ मगर छूटती नहीं। और ऐसे बोलते ही मेरी माँ ने मेरे वो बॉस को हाथ ये करके विनती किया कि अभी ये जिए मरे हमको कुछ नहीं है, अभी कितना साल बचा हुआ है, और ये 2 छोटे बच्चे हैं, उनका मैं क्या करूं? उनको कहाँ पर मैं रास्ते पे भीख मांगने बिठा था? ये आदमी को वो भी नहीं समझ में आता, क्या फायदा इसका? आज हमको लेकर आया तुम्हारे सामने। मेरी बीबी भी गिड़गिड़ाने लगी हमारे यूनियन सेक्रेटरी के सामने, कि मेरे बच्चों को अगर पालना है मुझे, या छोटा मोटा कोई भी झाड़ू मारने का नौकरी होगा तो मुझे दे दो। ये मेरी आखिरी स्टेज थे, तो मैं साहब को बता रहे थे। उतने में फिर उन्होंने वो चाय मंगाई, और चाय का और बिस्किट का पैकेट मेरे बच्चों के हाथ में दिया। दिस इज माई लास्ट स्टेज शराब के अंदर। इतना नीचे गया था, और कहीं बहुत बहुत। पर उस दिन मुझे मैसेज मिलने के पहले की बात, और फिर उन्होंने ये दोनों इनको बुलाया मेंबर को, मुझे जान पहचान। मैं तो बोला, ये इनको जानता हूँ मैं। वो भी बोला, अरे ये तो हमको जानता है इनको। और फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम्हें शराब से दूर रहना चाहते हो? शराब छोड़ने की तुम्हारी प्रॉब्लम है? तो मैं बोला, हाँ 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 प्रॉब्लम है, मरता करता क्या रहेगा। फिर उन्होंने मुझे पहला मीटिंग लेकर आए। मेरी पहली मीटिंग हो गई तो बॉम्बे में 28 ग्रुप थे, मेंबर ज्यादा थे, ग्रुप कम थे। तो खचाखच ग्रुप भरा रहते थे, और पुराना वो फाउंडेशन ग्रुप एक मेन ग्रुप था। तो वहां पर अक्सर बहुत पुराने पुराने लोग आते थे उस वक्त। तो जब मैं वो पहले मीटिंग में बैठा तो बड़ा, कोई पूछा नहीं, कोई मेरे कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक ये बोला नहीं कि तुमको शराब का प्रॉब्लम है। वो बोले, यू आर डिसाइडेड। और मैं डिसाइडेड, तो मैं पूरा सुझाव होगा कांपने वाला, मैं ऐसा था, फुटबॉल की तरह सुझाव चेहरा, हाथ कांपते थे सब, ऐसा हफ्ता हफ्ता आया था। और फिर उन्होंने मुझे कुछ पूछा नहीं, बस मेरा स्वागत किया हुआ था।
बहुत वेलकम किया, छाती से सीने से लगा दिया। वो अपनापन मुझे कुछ लेकर आया। अंदर बैठा, मुझे बोलना नहीं आता था क्योंकि केमिकल दवाई थी, तो उसका असर मेरी जबान पे, मेरे दिमाग में हुआ था। सूजा हुआ मेरा थोबड़ा था पूरा, और मैं कांपते कांपते रो रहा था कि मैं भी एक दिन जमाने में कहा था और इस शराब ने कहाँ पर लाया। एंड देन द स्टार्टेड ऑफ, उन्होंने पहली बार, वो जो चेयरमैन थे मीटिंग करने का, बोल रहे थे एक बीमारी है, ये मन को लगी बीमारी है, ये शरीर को लगी बीमारी है, ये आत्मा को लगी बीमारी। मैंने सोचा था कि अरे बाहर के दुनिया, उस वक्त मुझे वो पहले मीटिंग में मैंने कुछ सुना, मतलब इतना मेरा ध्यान नहीं था। पहले मीटिंग में मुझे इतना सारा समझ में नहीं आया था, पर उन्होंने एक पर्ची दिया तो उसमें लिखा था कि इट इज एक डिसीज है करके, ये बीमारी है। और फिर वो कीप कमिंग आते रहो करके, मेरे उस मीटिंग में हमारे एरिया के कुछ वहाँ पे में, तो वो फिर मेरे साथ में मुझे मीटिंग में लाते थे, घर पे छोड़ते थे। तो वो मेरे रिश्ते में कोई नहीं लगते थे, मगर वो उनका जो अपनापन था, जो उनको मिला था, वो मुझे इतने इतने अदब से दे रहे थे, और उसके वजह से मुझे इतना अच्छा लगने लगा। और फिर मैं धीरे धीरे, ये बीमारी क्या है इसके बारे में सुनते 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 कुछ ही मतलब रेगुलर, मैं वो पहले मीटिंग से आज तक, उस पहले मीटिंग से आज तक मैंने वापस मुड़ के देखा नहीं, और मैं शराब से उस दिन से मैंने दूरी बना दी। उसके बाद में ये मुझे पता नहीं चला, मगर मैंने वो बीमारी के बारे में जब मैंने सुना कि मन को लगी बीमारी है, मेरा मन मध्यस्थ, मेरे मन के अंदर बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, मर्सिलेस ऑब्सेशन है। और उसके बाद में मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसा बायोकेमिकल, कुछ रिएक्शन, कुछ केमिकल ऐसा बदलाव आ गए। आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन। जिसे पहले मैं करता था, चॉइस था मेरे पास, कहाँ बैठना है, कौन सी जगह, कौन सा ब्रांड, कब, किसको, कौन के साथ में, ये चॉइस था मेरे पास। पर अब मेरा चॉइस ही गया है। अब मैं खड़े खड़े कुछ भी करना चाहता, पहले तो बैठ के आराम से पंखे के नीचे इधर उधर, ये बहुत सारी, मगर अभी मेरे पास चॉइस नहीं है, चॉइस लेस हो गया। गो टू एनी लेन, कोई भी हाथ पार करके मैं गया था, कोई वो सब सारा, उसमें मैं वक्त नहीं गवाना चाहता। और तभी वो पहले मीटिंग में मैंने वो पहले मीटिंग से लेकर चलते चलते इस बीमारी का बताया हुआ, जो कि उसको एक आध्यात्मिकता की आत्मा को लगी, जो एक है ठेस, कुछ भी करने के, झूठ बोलना, चोरी करना, ये करना, वो करना, वो जो एक आध्यात्मिक लेवल होती है, एक नैतिकता की ये होती है, बाउंड्री होती है, वो मैंने पार कर चुका था। तो झूठ, ये वो सब गाली गलौज, चोरी, अमुक तमुक करते करते, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, काम की जगह, ये सब करते करते मैं ये प्यास बुझाने के लिए मैंने सब कुछ किया था। सब इतनी ये खतरनाक, आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन, मैं नहीं नॉर्मल आदमी की तरह अब मेरे में नहीं है। तो फिर जब मुझे वो मेरे से पहले जो लोग आए थे, तो उन्होंने परिचय करते करते कहा कि अशोक भाई, अभी जो तुम्हारी हालत है, अभी जो तुम्हारा मानसिक और शारीरिक, फिजिकल एंड मेंटली जो कुछ प्रॉब्लम है, देखो हम अभी 2 साल से दूर है, वो साहब देखो 5 साल से दूर है, वो 10 साल से दूर है, ये 7 दिन से दूर है। तो अभी जो आपकी परेशानी है वो एक दिन के हिसाब से वो भी निकल जाएंगे, मगर यू आर द ऑनेस्ट, आपको एक प्रामाणिकता से, एक मतलब खुले दिमाग से, ये बीमारी क्या है, ये फेलोशिप क्या है, और यहाँ पर आने के लिए अपनी मन की तैयारी क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस। तो ये जब मुझे उन्होंने अपने अपने अनुभव से, जब उससे पहले आए थे, और मैंने देखा कि अरे भाई ये सचमुच बात है, इनके अगर अंदर हो सकता है। और उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन, कोई ऐसा वैसा, कोई पर्ची, कोई प्रॉमिस, कोई डोनेशन, कोई कुछ नहीं, ओनली यू डिसाइड, अपने आप को आप डिक्लेयर कर दो। और मैंने वो खुद अपने आप को मन के अंदर नहीं, मैं तो दिखाई दे रहा था। तो मैं लगातार मीटिंग में रहा, और कुछ ही महीनों के अंदर मैं शराब से दूर हो गया। मगर शराब से दूर होने के बाद में मेरी शराबियत बंद हो गई, ऐसा नहीं है। तो बोले अंडर द लैश ऑफ अल्कोहल, शराबियत की वो फटकारों से मैं आया हुआ था। तो फटकारे क्या थे, तो तुम बाद में जब मैं धीरे धीरे मेरे जो
मैंने जो मीटिंग पे जो बोलता ना कि मैं खुद के ताकत पर बलबूते पे जैसे मैं घर चलाना चाहता था, थर्ड स्टेप में लिखा है, बढ़िया लिखा है कि अगर मैं इस तरह से करूं तो मेरा घर इस तरह से अच्छा हो जाएगा। उसमें एक अच्छे डायरेक्टर का एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो उस तरह से मेरी रिकवरी चालू हो गई पहले। और उन पुराने भाइयों ने मुझे, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, बोले कि बस ये प्रोग्राम है सिंपल की पिक्चर, वन डे एट ए टाइम, आज के दिन केवल ईश्वर की दया से। तो ईश्वर की दया क्या है उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी। बट उन्होंने ये बताया था कि आज का दिन, अभी तुम उठोगे ना, सुबह अगर कल सुबह उठोगे तो पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लो कि आज का दिन मुझे वो जहरीली घूट से दूर रखो, और फिर प्रार्थना करो कि चाहे शाम को, आज के दिन मुझे संभालो, और शाम को सोते वक्त भगवान को बोलो कि आपने मुझे संभाल के रखा, मैं आपका धन्यवाद करता। ये छोटे छोटे ऐसे उन्होंने मुझे नुस्खे बताया। और फिर मैं उस दिन से अपने घर में आता था। धीरे धीरे मैं, पहले दिन से मैं शराब से दूर था, पहले मीटिंग से पहले मैं अपने घर में ये देखने लगा कि अगर शराब से दूर रहना है, उन्होंने मुझे वो एक 20 सवाल दिए थे, और शराब की वजह से तो उन्होंने मुझे, जो एक पुराना था मेंबर, जो मेरा आगे चल के स्पॉन्सर बना, तो उन्होंने मुझे समझाना चालू कर दिया, अगर मेरे पे भरोसा है सुख भाई, और क्योंकि मेरे करीब रहते थे, तो उन्होंने मुझे समझा, अगर कोई दिक्कत है, कुछ लगता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं जरूर आपके साथ में रहूंगा। फिर उन्होंने मुझे गाइड करना चालू कर दिया, और धीरे 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 फिर पहले दिन से वो बोलते नहीं कि भाई वन डे एट ए टाइम। अगर मुझे आज इतने साल हो गए, अगर उस वक्त मुझे कोई कहता तो बोला पागल है क्या, और उन्हें बहुत आसानी से नुकसान बताया कि आज का दिन गया सो गुजरा, बोलते ना यस्टरडे की हिस्ट्री टुमारो मिस्टेक बट टुडेज रियलिटी। आज का दिन मुझे क्या करना है, आज का दिन मेरे हाथ में है। मेरी बीमारी का मैं जिम्मेदार नहीं, मगर मेरी रिकवरी का मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये जब छोटी छोटी बात मेरे को दिमाग में आने लगी, मेरी रिकवरी के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहले मैंने अपने घर के अंदर अपनी रिकवरी का चालू कर दिया था। तो पहले मुझे अपने बचपन तक पहुंचना था कि मैं ये रिकवरी किसके लिए कर रहा हूँ। परिवार को मेहरबानी करने के लिए शराब से दूर हूँ, क्योंकि मेरी माँ हमेशा अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदार को बोलती कि शराब नहीं पिए है, उसको बोलने के लिए पैसा देना पड़ता है, कि शराब नहीं पिए तो ये पूरा जो इसके, मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र में गुजर गए, तो ये सब कुछ बनाया उन्होंने, सब अशोक ने बनाया। बहुत है, अगर नहीं पिए तो ये 99% अच्छा है, मगर एक बार पीता है तो बंदर के माफिक कूदता है, उछलता है। तो मुझे वो अच्छा लगता था कि बाकी मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मेरा शराब ही प्रॉब्लम है। तो जब मैं शराब पीने लगा था, जब जैसे शराब बंद होने के बाद में पता चला कि मैं धीरे धीरे, मैंने अपने परिवार को किस तरह से चुंगल में फंसा के रखा है। मैं खुद भी फंसा हूं। कई प्रकार के गुस्से, कई प्रकार के चिड़चिड़ापन, कई प्रकार के बदले की भावना, कई प्रकार के डर, कई प्रकार के ऐसे जो फियरलेस, जो बोलते ना अननोन फियर्स, किस किस प्रकार के थे, किस किस प्रकार से मैं आत्म केंद्रित था, और अपने परिवार को मैं किस तरह से, क्योंकि कमाने वाला मैं था, घर का बड़ा पन्ना आदमी मैं था, तो निर्णय लेना, न्याय देना, लाना, अधिकार जमाना, ये सब में डिपेंड है, वो टोटली डिपेंड ऑन माई फैमिली। माँ से लेके, बीवी से लेके, बच्चे से लेके, भाई से लेके, सब पर मैं हुकूमत करता था। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो इस तरह से इस तरह होगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें उस वक्त पीने के पैर पीने के, तो मैं तुमको ऐसा करूंगा, मैं तुमको वैसा करूंगा, ये मैं धमकी देता था। वो टोटली बोलते ना, क्या बोलते हैं, डिपेंड टू अदर्स। और दूसरी बात मुझे याद आने लगी कि मैं जब थोड़ा सा अंदर गया, बचपन से मैंने देखा कि मैं कितना, बचपन से बोलते ना कि मराठी में बोलते ऑब्जर्व प्रवृत्ति, ऑब्जर्व प्रवृत्ति, बॉर्न, मतलब मैं बचपन से ही मेरी जो इंस्टिंक्ट्स है, मेरी जो प्रवृत्तियां है, वो बचपन से लेकर कैसी थी, स्वार्थी,
गुस्से वाली। कैसे एक एक अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। मुझे याद है कि मैं बचपन में स्कूल में आई थिंक तीसरी क्लास में पढ़ता था, तीसरी चौथी क्लास। तो हमारे में मराठी दो पिक्चर बहुत बड़े अच्छे थे। शाम चाहिए करके पिक्चर आया था, एक था छोटा जवान करके। उस पिक्चर में 4 आना उस वक्त टिकट था, और ये टोटली टैक्स फ्री पिक्चर थी। तो टीचर ने कहा कि पूरा स्कूल को कंसेशन दिया है, तो कल सभी लोग 4 आना ये हफ्ते में जमा करें, और हम लोग 1 वीक के बाद में पिक्चर देखने जाएंगे। तो मैं अपने ये कहा, ये जो टीचर ने कहा, मैंने मेरी माँ को बताया शाम को। मेरे पिताजी गुजर जाने की वजह से माँ को औरों के घर में काम करना पड़ता था, बहुत सारा काम है करना पड़ता था उनके। तो मैंने शाम को माँ आते मैंने धीरे धीरे से माँ को बोला कि ऐसा ऐसा है, हमारे स्कूल में वो एक पिकनिक जा रही है पिक्चर देखने के लिए, और सबको 4 आना लाने के लिए कहा। माँ ने इतना उत्साहित नहीं बनाया, बोला ठीक है खाना पका रही है तो खाना वो बनाते बनाते मेरी बात पर अच्छा करके उन्होंने देखा, और बस अपना वो खाना पका रही थी। जैसे बिल साहब ने जब वो चार्ली ने बिल साहब को जब बोला था कि अगर तुम मेरे टाउन हॉस्पिटल में मेरे साथ में काम करोगे तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा ऑफिस दूंगा, मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन कर दूंगा। उसी तरह मैंने एक ऐसा पत्ता मेरी माँ के पर सामने डाला, मगर माँ ने इतना उसका इतना ये नहीं किया। और रात को जब मैं खाना खाने के टाइम उस दिन खाना खाया, दूसरे दिन सुबह जब मैं स्कूल में गया तो टीचर ने जब वो प्रेजेंट लेते हुए कहा किसने किसने पैसा लाया हाथ ऊपर करो, और मैंने देखा कि अरे पूरे क्लास का हाथ ऊपर है, मेरा हाथ नीचे है। तो टीचर ने मुझे पूछा कि अरे तू पैसा नहीं लाया? तो मैं बोला नहीं लाया, शायद मैं कल बोलूंगा, परिवार को बोला। और तभी मैडम ने बोला अरे कैसा हो। तो वो सबके हाथ जो ऊपर थे ना, तो मेरा उस वक्त देखने का नजरिया थोड़ा अलग था। किसी का पिताजी था, कोई पैसे वाला था, कोई था, और इनमें से सबसे मैं गया गुजरा। मेरी जो थी ना, मैं सेल्फ स्टीम में आया, लो सिस्टम। मेरी जो स्टीम, जो मेरी जो आत्मा, ये जो था बहुत लो गई थी। मैं बेचारा हो गया था, आई एम पुअर। और उस वक्त मुझे वो भावना आ गई मेरे अंदर कि मैं कितना लो स्टीम का ये हूँ। उस दिन मुझे स्कूल में अच्छा ध्यान नहीं लगा मेरा, अलग ही अलग थोड़ा सा मैं ये होने लगा। और जब मैं शाम को घर पर आ गया, माँ को बोला अरे ऐसा ऐसा है। तो माँ ने बोला कि क्यों तुम कुछ पैसा का स्कूल में जाते हो तो क्या सिनेमा देखना जरूर है क्या? अच्छी पढ़ाई करो, ये करो, और तुम बड़े होकर तुम हमारा भाई रक्षा ध्यान करो, पढ़ो लिखो, हमारा हमारा को कोई संभालने वाला नहीं है, तुम ही हो हमारा सहारा। तो माँ वो ज्ञान की बात बताने लगी, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा गुस्सा आने लगा। उस रात को मैंने वो गुस्से में 4 आना नहीं दिया करके खाना भी नहीं खाया। तो रात को जब माँ आई गई, बोली अरे क्या है, क्यों रोते हो? अशोक तुम देखो ना, मैं काम करके आती हूँ, उन्होंने पैसा नहीं दिया है अभी तक, मिलेगा तो मैं दे दूंगी। मुझे वो गुस्सा, उसका वो जो था वो समर्पण मुझे अच्छा नहीं, बराबर नहीं लगा। तो जानबूझकर मुझे तू ये कर रही है, सता रही, पैसा तूने दिया नहीं। दिस वॉज द ब्लेमिंग। मैं अपनी माँ के ऊपर, मैं, तुम मेरा भलाई, तुम मेरी खुशी नहीं चाहते हो, ये अंदर का मतलब। तो छोटा भाई मांगता है तो तुम पटकर से निकाल के देती हो, और मुझे पूछते हो कि तो क्या जरूरी है क्या, तो नहीं जाओगे क्या, 100 सवाल पूछते हो। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? ऐसे मैंने उलझन में कुछ ऐसे जाने अंदर जो जो सवाल मैंने अपने माँ को पूछना चालू कर दिया। माँ के आंखों में पानी आया, मुझे तरस नहीं आया। और दूसरे दिन जब मैं स्कूल में जाने के पहले, माँ ने बोला ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। मैं जब स्कूल में आ गया तो मैडम ने जब पूछा, बोला नहीं मैडम, मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती है। तो सब बच्चे मेरे तरफ देखने लगे। मेरा बोलने का रूप तो थोड़ा अलग था। मैं कहीं से तरफ से मेरी माँ की मैं इनसाइडली कंप्लेंट दिखना चाहता था कि मेरी माँ मेरी खुशियां देखना नहीं चाहती है। तो मैं नहीं आ सकता मैडम, मैं नहीं आऊंगा, मेरे परिवार के लोग नहीं चाहते। तो उस दिन रात को हम लोग खाना खाने आए, तो मैं स्कूल से आ गया और खाना खाने बैठे थे। मैं पहले बैठता था, मेरे बाजू में मेरा छोटा भाई, फिर मेरी बहन, और फिर माँ। तो इस वक्त क्या क्या माँ ने मेरी बहन जो आखिर में बैठी है उसको थाली में खाना परोसा।
फिर मेरे छोटे भाई को दिया और फिर मुझे दिया। मैं बोला ये क्या कर रहे हो, यहाँ से चालू होना चाहिए तो तुम वहां से क्यों दे रहे हो। जैसे ग्रुप के अंदर चाय आती है तो पहले बेंच में मैं बैठा हूं तो मुझसे चाय इस तरफ से आना चाहिए ना, आप आखिरी में देकर आखिरी चाय मुझे देते हो। ये मतलब क्या है, ये भेदभाव क्यों है। तो माँ ने बोला अरे कुछ नहीं, बोला ऐसा क्या सोच रहे हो, कि अपना घर है, अपना खाना है और सभी लोग मिलकर खा रहे हैं। काफी मोटे होते हैं। हाँ, बोला नहीं 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 नहीं, तुम उनको पहला देती हो और मुझे तुम बाद में देती हो। ये मेरे मन में था, दिस इज द सेल्फिशनेस, दिस इज द सेल्फ सेंटर। मुझे अपने विचार थे, मुझ पर हो रहा है अन्याय क्या। और इस तरह से दोस्तों मैंने मेरी माँ को बताया, बोले क्या करूं। और धीरे धीरे दोस्तों ऐसे कई सवाल हो गए और मैं ब्लेमिंग करते करते रहा। कुछ मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मुझे एक दिन बताया, अरे तुमको तो वो बाल पे फूगा आता है ना, उस पे तुमको एक कचरे के डब्बे के पास पड़े थे, तुमको तुम्हारे माँ ने खरीद दिया है। मुझे बात अच्छी लगी, इसलिए मेरी माँ ऐसे करती है। तो मेरा परिवार में मेरा ही जमता नहीं था, माँ के साथ में, बीवी के साथ में, भाई के साथ में। तो इस तरह से मेरे घर वाले, मुझे लगता था कि ये मेरे दुश्मन हैं। और वो बदला लेने की भावना में अपने परिवार से रखता था। इसके लिए मुझे शराब पिया तो लगा कि मैं बोल सकता। दूसरी बात थी कि एक दिन ऐसा कुछ हमारे मोहल्ले में हो गया, तो मोहल्ले के बच्चे सब भाग रहे थे, वो गाली गलौज, भागो पकड़ो मारो ऐसा करके। मुझे भी वो करना था। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि जैसा ही वो चालू, उधर भागदौड़ चालू हो गए, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने आके मुझे पकड़कर घर में लाया और मेरे को दरवाजे के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा था। बोले क्या कर रहे हो, मुझे देखने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, तू घर के अंदर चल, पहले घर के अंदर दो। और फिर आधा पौना घंटे के बाद में मुझे घर से वो बाहर निकाला। पूरा वहाँ का सिचुएशन पूरा एकदम शांत में था। मैं बाहर जाके वो जगह पे जाके देखा, कोई नहीं था, एकदम शांत था। पत्थर पड़े थे, टूटी हुई चप्पल पड़ी थी, कुछ डंडे लकड़े कुछ पड़े थे। मैं घर पे आया, मैं बोला क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे मुझे भी देखना था, मुझे भी भागना था, मुझे भी गालू गलौज करना था, मुझे भी वो सिचुएशन में एंजॉय करना था, मुझे भी डेयरिंग करना था, मुझे भी भाग दौड़ करना था, मुझे भी पकड़ो मारो ये डैशिंग पना करना था। पर हाय तुम लोग क्या। और इसके लिए मुझे अपने परिवार पर बड़ा गुस्सा आ गया, ये घर है या क्या। और अंदर से मैं लगने लगा कि मैं धीरे धीरे, वो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं लोगों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर, बाहर के बच्चों पर मैं, अगर मुझे मौका देता तो मैं इनको दिखा देता। मैं इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाने लगा, मैं सेल्फिटी में जाने लगा, मैं डिप्रेशन में जाने लगा। और इसके लिए मैं फिर लोगों से दूर दूर, और दोस्तों से और फ्रेंड सर्कल से मैं दूर दूर रहने लगा, क्योंकि मैं समझता था कि दे हैव रिजेक्टेड मी, वो मुझे नहीं लेंगे। मैं अपना मन से बनाने लगा। उनके अंदर, उनके दिमाग में क्या होगा, अरे ये गरीब है यार, अरे छोड़ेगा। मैं अपनी कल्पना से अपना चित्र उनके दिमाग में डालना चाहता था। तो धीरे धीरे मैं सोसाइटी में बच्चों के साथ में और अपने लोगों के साथ में मैं जाना आना बंद कर दिया। ये बहुत सारे कैरेक्टर मेरे अंदर इमोशनली जो हो गया, तो बल्कि बाद में धीरे धीरे पता चला तो मैं एक्सट्रीम पर्सनैलिटी हूँ। मुझे जो मेरी तारीफ करता है, मुझे जो बात करता है, मुझे रिस्पेक्ट करता है, मेरी तरफदारी करता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो मेरी बुराई करता है, जो मेरी निंदा करता है, जो मुझे आलोचना करता है, तो मुझे लगता था ये दुश्मन है, इससे दोस्ती नहीं। और अपने आप को मैं कमजोर करते करते ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स, इमोशनली ये जो प्रॉब्लम तैयार हो गए थे, तो वो लेकर मैं चलते 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 जब मेरे हाथ में दारू आ गई, तो मुझे लगा कि ये सॉल्यूशन है मेरे साथ में। और फिर मैं धीरे धीरे भाई दारू की तरफ बढ़ते 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 उसको अपने गले लिया। अब उसके बाद में मेरी शराब बंद होने के बाद में जब मैं ये में काम जुड़ने लगा, तो वो लोगों के साथ में रहते रहते लोग, मुझे जब शेयरिंग मिलती थी, मुझे जब काम करने का मौका मिलता, और जब भी कोई बोलता अरे क्या बढ़िया काम किया है तूने, अच्छा लिखा है बोर्ड पे, आज अच्छा स्लोगन लिखा है, आज तुमने अच्छा काम किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाहर के लोगों के अंदर, बाहर के समाज के अंदर। तो बचपन से ही मुझे याद नहीं आने लगा कि मैं बाहर की दुनिया में अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता हूँ। ये मेरे लिए सेफ्टी जोन है। बाहर के दोस्त, बाहर के मेरे सोसाइटी के लोग, ये सब। पर मुझे डर लगता था कि कहीं वो मेरी असलियत, कि मैं डरपोक हूँ, उसके मेरे उंगली न उठे करके मैं उनके जो भी काम काज थे उनके पीछे पीछे मैं चलता था।
और अपने आप को बड़ा मानता था। और इस तरह से ये बाहर की जो उधार की जिंदगी में मैं उन तालियों का भूखा था, उनका अभिषेक का ऊपर मैं बहुत ये था। ऑलवेज भी, यहाँ तक कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी जब कोई शेयरिंग में मीटिंग में जाता था तो ताली मारते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आई वॉज टोटली, मैं उनका भूखा था। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं उनसे चाहता था कि वो मेरी वाह वाह करे, वो मुझे ये करे। पर कुछ लोग ऐसे भी होते थे तो लगता था यार ये छोड़ना यार, तो भगवान उनका भला करे। वो कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले। तो ये बाहर की दुनिया का जब मैंने देखा कि किस तरह से मेरी जो ह्यूमिलिटी है वो बहुत कम है। तो तभी मुझे जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि अशोक भाई तुम्हारे मर्जी से मत चलो, ईश्वर की मर्जी क्या है। वो थर्ड स्टेप में बोला, वो मेरा एम्प्लॉयर है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा फादर है। तो अपने धीरे धीरे ये सब काम तुम मत करो, तुम एक काम करो, ईश्वर की मदद ले लो। और ईश्वर ने तुम्हें यहाँ तक लाके आज फेलोशिप में रखा है, तो काउंट द ब्लेसिंग। देखो यार क्या ह्यूमिलिटी तुम्हारे अंदर। तुम दुनिया का भला करना चाहते हो, कभी तुम अपने अंदर, तुम अपना परिवार का भी भला करना चाहते हो। इसको ये लाया, लड़के को वो दिया, बीबी को साड़ी लाया, माँ को ऐसा किया, ये सब किया तुमने। बहुत सारी वो कहानी है, वक्त बहुत कम होगा। तो ये सब तुम उनके लिए कर रहे हो, बट क्या तुमने खुद को अपने लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है खुद का? नहीं था साहब। मैं दिखावे के लिए मैं बाहर से बहुत बिल्कुल था, मगर अंदर से मैं बहुत दुखी था, अंदर से मैं बहुत डिप्रेसिव में था। अपने आप का मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं जब देखता था कि मेरे बराबर के कल के आए हुए लोग जो 2 महीने ने 2 साल ने हुए तो साला गाड़ी लेकर क्या, बंगला लेकर क्या, और क्या क्या लेकर ये वो जा रहे। मैं देखता था कि यार मेरा क्या है। मैं इतने साल से घसीटा जा रहा हूँ, अल्कोहल कर उसके मीटिंग करते रहा हूँ, 12 स्टेप करते रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मुझे वो सातवां ट्रेडिशन में बिल साहब का एक उदाहरण बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारी पब्लिसिटी ज्यादा होने लगी, जब वो क्या बोलते थे कि वो फुल टाइम के मैगजीन में, रॉक फेलर के वो डिनर में, या वो सैटरडे इवनिंग पोस्ट में वो इसका वो जैक कैलेंडर का आर्टिकल आ गया, तो ये में लोगों को पता चला कि यार देयर इज सम रिकवरी का है। तो उन्होंने क्या किया कि आने वाले उन खतों का, आने वाले उन सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने, जब वो जो ग्रुप थे, तो बिल साहब ने वो सातवां ट्रेडिशन में लिखा है कि मैंने अपील किया हर ग्रुप के एक सभासद के पीछे $1 भेजने की या एक पेंस भेजने की। उन्होंने रिक्वेस्ट की ताकि हम उनको सवाल का जवाब दे सके, उन तक अपना पैम्पलेट भेज सके, उन तक हमारा किताब जा सके और हमारा एक मैसेज स्प्रेड हो सके, आसान हो जाए। तो अगर हाय रे किसी ने दिया ना, तब बिल साहब बहुत डिप्रेस में गए। वो अपने ऑफिस के अंदर से चक्कर काटने लगे कि हाय रे क्या लोगों को कुछ नहीं, और मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ और कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो वो खुद अंदर से अपसेट हो गए थे। उसी तरह मेरी भी हालत हो गई। तो मैं अपने आप को देखने, अंदर देखने लगा कि अरे मैं इतना कर रहा हूँ, मैं अपने ग्रुप के अंदर इतना सर्विस दे रहा हूँ, मैं इंटर ग्रुप में डेलीगेट बना हूँ, मैं इंटर अपना ग्रुप और इंटर ग्रुप का मैं आईजीआर बना हूँ, डेलीगेट में कॉन्फ्रेंस में मैं आया हूँ। तो बहुत सारे काम करते करते मुझे ध्यान में आने लगा, अरे मैंने अपना अंदर का जो मैंने स्वीकार किया कि मैं किस बात का। और फिर बाद में जब मैंने अपने स्पॉन्सर से, जब मैंने ये 12 स्टेप लिखना चालू कर दिया, फर्स्ट स्टेप से लेकर थर्ड स्टेप तक आ गए, और थर्ड स्टेप में मैंने देखा कि मैं कितना स्वार्थी, कितना सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मेरी अपनी भावना है क्या क्या। जब मैंने फोर्थ स्टेप में भी वो देखा कि मैं अपने परिवार को किस तरह से, मैंने बहुत पहले बताया कि मैं उनके ऊपर कितना डिपेंड था, मैं खुद सेल्फ सेंटर ये नहीं था। पर ये प्रोग्राम ने मुझे धीरे धीरे अपने काम करने को, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि भाई काउंट द ब्लेसिंग यार। पहले तो तुझे गर्म पानी नहीं था, तू चिल्लाता था, पहले साबुन में चिल्लाता था, वो पानी ने, वो चड्डी पे पैंट धोया नहीं, वो करके चिल्लाता था। तू क्या कर रहा है यार, तू घर में क्या है, तू क्या कर रहा है घर में। और फिर उन्होंने पूरा घर का मेरा बोला तो वो मुझे वो चार्ट बना के दे दिया। तो मैंने देखा घर में अपने चिंदी लगाना, फ्लोर साफ करना, बाथरूम साफ करना, कोई पड़ोसी आके थोड़े करना है, तुझे तो करना है, तेरा घर है। और मैंने वो देखा कि मैं अपने परिवार के अंदर कितना दे सकता हूँ, परिवार को कितना मैं हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे खुद पे खड़ा कर दिया और वो ह्यूमिलिटी आ गई।
जो हमारे ट्रेडिशन में बताया गया है ना कि पहले कॉमनवेल्थ पर क्या, सेकंड में हर एक को चांस देना चाहिए। सेकंड ट्रेडिशन में बताया गया है कि मैं वो रिमोट खाली मैं अपने हाथ में रखा है क्या, तो परिवार को मैंने क्या दिया है, उनको भी मैंने कुछ दिया है। ग्रुप कॉन्शियस क्या है, परिवार के अंदर सभी लोगों का इच्छा क्या है, मैं कभी जान के लिए। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि भाई मैं घर में लोगों को ट्रेडिशन का मतलब खाली पढ़ने के लिए बोलने के लिए नहीं, तो वो अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, मुझे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी काम की जगह मुझे उसको कैसा यूटिलाइज करना था। तो इन ट्रेडिशन ने मुझे बहुत अच्छा माना। मराठी में बोलते हैं कि ये प्रोग्राम करते करते होने वाली यातना है बहुत बड़ी, अगर ये प्रोग्राम न करो तो मिलने वाली सजा बहुत खतर हूँ, यानी शराब। तो मैं उसके लिए अपने स्पॉन्सर का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे, मेरे अंदर डर था, गिल था, शेम था, कभी हंसना नहीं था, कभी उदास, बहुत निराश। पर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाई तू देख तो सही अंदर, तू ये इस पर कर, काम तो कर, थर्ड स्टेप से लेके अपने 9 कदम था। और तभी वो धीरे धीरे देखा 6वां 7वां कदम है मेरे अंदर। कितने कितने महीने वो जो मेरे स्वभाव दोष क्या है, मेरी भावनिकता क्या है। और 7वीं में मैं जब देखा कि मैंने कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे परेशान किया, मेरा माँ का मेरा बीवी का झगड़ा लगा दिया था। एक दिन ऐसा आ गया कि मैं ए मेंबर को घर पे आ गया, एक कॉर्नर में मेरी बीवी का स्टोव जल रहा है, एक कॉर्नर में मेरा माँ का स्टोव जल रहा है, एक तरफ मेरी बहन और भाई स्टोव के बाजू में बैठे, एक तरफ मेरे 2 बच्चे लेकर मेरी बीवी खाना पका। अब मैं मीटिंग से आके खाऊं कहाँ, मेरे घर में ये हालत। तब मैंने कई मेंबर लोग को लेके आके बताया कि देखो जो मेरी सिंपैथी, क्या कर सकता हूँ मेरे परिवार के, ऐसे भी उलझने आ गए। तो तभी मुझे पता चला कि ह्यूमिलिटी, ये घर मेरा है, मैं घर में कितना वक्त देता हूँ, घर में लोगों को कितना मैं बात करता हूँ। मैं घर के लोग, जिस तरह मैं बाहर काम कर रहा हूँ 12 स्टेप का, ये अवेयरनेस का, FBI का, वो नहीं, पर क्या उतना ही मैंने अपने परिवार को वक्त दिया है, उतना ही मैं अपने परिवार के अंदर बैठा हूँ क्या, परिवार को मैंने देखा। तो ये इसके लिए मुझे पूरा जो हमारा ट्रेडिशन है बहुत अच्छे लगे मुझे। कि मैं ये चौथा ट्रेडिशन बोलो कि मेरी वजह से, मेरे मेरे अपनी वजह से मेरे परिवार में जो दूसरे अन्य लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होता है क्या, कि उसके वजह से मेरा पूरा परिवार बदनाम, मेरा परिवार बदनाम होता है क्या। तो ये भी मुझे वो ट्रेडिशन जो है अलग अलग, कॉमन वेलफेयर क्या है, वो 5वां ट्रेडिशन में बताया, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। कि जब मैं उदास होता हूँ, निराश होता हूँ, तो मैं अपने परिवार के अंदर उनका प्रॉब्लम क्या है बैठकर देखता हूँ क्या। मैं हॉस्पिटल में जाता था, उन पेशेंट को देखता था, उनको बताता था, पर कभी मैंने वो अपने परिवार में बैठकर क्या सिचुएशन, और कभी मैंने देखा है क्या मेरे बीवी को क्या प्रॉब्लम है, मेरी माँ को। तो इस तरह से ये जो 12 जो ट्रेडिशन है, 12 कंसेप्ट, वो कंसेप्ट मतलब राइट अप डिसीजन, राइट अप अपील, राइट अप पार्टिसिपेंट क्या है, ये मैंने कभी देखा है क्या, कभी मैंने, अरे मैं ट्रेडिशन खाली पढ़ता था, बोलता था क्या, पर मैंने जीवन में उसका अप्लाई किया। तो वो ह्यूमिलिटी मेरे अंदर है क्या, और वो ह्यूमिलिटी आने के लिए नम्रता। और दूसरी बात है लेट गो लेट गॉड। मुझे कभी समझ में आया कि कुछ ऐसे स्लोगन है कि जो मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन लाना चाहते थे। और इसके लिए मुझे लिटरेचर, इसके लिए मुझे मेरा जो मार्गदर्शक है, माई स्पॉन्सर, बहुत उन्होंने मुझे बताया। और इसमें सबसे ज्यादा मेरी डिपेंडेंसी मेरी मटेरियल थिंग पे नहीं है, मेरे अपने विचारों पे नहीं है, मेरे अपनी भावनाओं पे नहीं है। तो मेरा सबसे डिपेंडेंसी मेरी है जो मेरी हायर पावर है, मेरी ईश्वर पे मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो विश्वास है, मेरी जो कुछ जो ताकत है, वो मेरा जो कुछ प्रॉब्लम। तो वो थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में बोला वाई टू हैंड ओवर द ऑल प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप हम लोग देखते हैं ना, उसमें लिखा है कि शराब से अगर दूर हो सकता है तो मेरे अन्य प्रॉब्लम से क्या ईश्वर मुझे मदद कर सकता है। तो 12/12 में बहुत बढ़िया उदाहरण अच्छा दिया है कि पूरी दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बस लोग घुस गए तो हमारे ए मेंबर भी निकल गए, तो क्या वो करेंगे, लड़ेंगे, बच पाएंगे, सोब्राइटी को कायम रखेंगे। तो वो बताया कि भाई वो इसमें भी वो सक्सेस होकर आ गए। तो मतलब ईश्वर भी हमारे रक्षा करता है। तो ये भरोसा, ये विश्वास, ये श्रद्धा, क्या वो एक छोटा सा मुझे एक बहुत एक अच्छा शेयरिंग लगा। एक आदमी 84 ईयर्स का था, वो हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ है, वो जब भी कोरोना के अभी मैंने वो शेयरिंग सुना, तो वो 84 एज का, 85 एज का था, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हॉस्पिटल में उसको रखा।
शाम को उनको उन्होंने उनको वो क्या बोलते हैं ना, वो कल से एक अच्छा रूम होता है, अभी ध्यान में पटकर से नहीं आ रहा है, वो केयर टेकर रूम में उनको रखा, उनको वो लगा दिया, मास्क पीस लगा के, वो वो क्या बोलते हैं तो 3-4 दिन के बाद में वो नॉर्मल हो गए, तो उनको बाहर छोड़ दिया। तो जाते हो तो उनका जो डिस्चार्ज कार्ड बना दिया, और उनको वो पेमेंट करना था हॉस्पिटल को। तो कुछ वो पेमेंट 1,000 रुपये में था, हजारों रुपये में। तो वो देने के टाइम उनका लड़का जब था, तो वो बेंच पे बैठे थे, लड़का वो उनकी तरफ देख के कुछ वो पैसा देख रहा था कि 4 दिन हो गए, तो दूसरा दिन तो आपने उनको जनरल वार्ड में रखा था, तो इतना पैसा। तो तभी वो बोले नहीं नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उन्होंने बताया। तो उनके लिए उनको मास्क लगाया गया था, उनको वो केयर टेकर भी रूम में रखा था, और उनको वो ये लगाया था। तो तभी वो जो पेशेंट था, वो 85 ईयर्स का, शी वॉज स्माइलिंग, वो हंसने लगा। सामने गणपति का मूर्ति रखा था। वो बोले मैं इतने साल से इतने ऊपर में हूँ, बाहर की दुनिया में इतनी हवा, इतने पानी, इतना सब कुछ था, मगर वो ईश्वर ने मुझे आज तक 85 साल में कभी मुझे वो बिल भेजा नहीं। अगर 4 दिन में आपके साथ में था, तो आपने मुझे भेजा है। तो वो ईश्वर कितना बड़ा मेरा ध्यान रखता है। इस तरह से वो थर्ड स्टेप में बोला कि ईश्वर के मैं कितना कितना करीब हूँ, कितना मैं उनके पास, वो बोलता ना कि केम टू बिलीव, और क्या बोलता है वो दूसरा, मेड ए डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड लाइफ टू केयर ऑफ गॉड। ईश्वर में मैंने कभी उतना देखा। अरे सिंपल सा ट्यूबलाइट पे या एसी पे या इस पे, मैं वो फ्रिज पे कितना डिपेंड करता हूँ। पर जो वायर है, जो लाइट दिखती है, सब कुछ दिखता है, मगर ईश्वर कभी दिखता है क्या? वो लाइट के अंदर, वो पंखे के अंदर जो बोलते हैं जो पावर, वी नेवर सीन दैट। बट वो काम करता है, वो ईश्वर का पावर हमारे लिए काम करता है। तो उसके लिए वो ह्यूमिलिटी, वो नम्रता, जो 12वें स्टेप में बताया, हमारे 12वां ट्रेडिशन बोलता है, वो सैक्रिफाइस हुआ है क्या? और मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा, अगर मेरी सोब्राइटी, अगर मुझे या सोबर रहना है, तो मेरी रिकवरी में लीनता क्या है, मेरे परिवार में मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, कितना त्याग करता हूँ, कभी अपने आप को अलग ही करता हूँ। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये, तो तभी मुझे पता चल, जब मैं अपने स्पॉन्सर की मदद से काम करने लगा, तो पता चलने लगा कि भाई ये ह्यूमिलिटी, ये बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। दूसरी बात है कि मैं इतना सुन के लेता हूँ क्या, मेरा ओपन माइंड है क्या। तो ये छोटे 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 जो कुछ थे, लेट गो लेट गॉड, कितना बड़ा है। और सबसे मुझे अगर अपनी रिकवरी में काम आ गया, तो वन डे एट ए टाइम। ईश्वर ने आज मुझे जो कुछ दिया है, मैं कंपैरिजन, हाँ भाई हो सकता है अगर मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँ, तो जो मुझसे पीछे लोग थे वो आगे गए हैं, हो सकता है। मैं उनके लिए अभी कंपैरिजन नहीं करता हूँ, मैं ईश्वर से धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। मैं 37 ईयर्स है वो दैट, अभी मेरी उम्र 75 की हो गई, फिर भी मैं मीटिंग में जाता हूँ। इसके लिए थैंक्स गॉड। बैठता हूँ वहां पर। मैं अभी मैं एक क्लास का एक वाक्य बोल के मैं मीटिंग अपना वही करता हूँ। एक ह्यूमिलिटी का पार्ट बताता हूँ। बीच में मुझे कुछ एक अदर लैंग्वेज सीखनी थी। मैं एक विपස්සना करके एक दूसरा एक प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं जाता हूँ। तो विपස්සना में वहां पर जाने के बाद में मुझे कुछ लोगों ने देखा कि वहां पर पाली आना, संस्कृत के साथ में पाली भाषा आना बहुत जरूरी है। तो मैं बोला अभी क्या करे। तो मैंने एक ऐड देखा, और देखा एक बॉम्बे में सिद्धार्थ कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं चले गया। वहां पर उनकी क्लासेस चलती थी। तो क्लासेस में मैंने जाके पैसा भरा, सब कुछ हो गया, एडमिशन ले लिया। और वो क्लास के, कॉलेज के जो क्लास था, वो सैटरडे का दिन था। तो मैं वहां पर गया। तो क्लास में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के आ गए। तो मैं पहले बाहर ही खड़ा था। तो बोले अंकल आपको कौन चाहिए, अंकल आप किसके लिए आए हैं। तो जब मैं, वो टीचर आने के बाद में जो प्रोफेसर आ गए, तो मैं उनको बोला सर आई एम स्टूडेंट, और मैं पाली सीखना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ क्या? तो सभी लोग देखने लगे कि इतना बड़ा पका हुआ बूढ़ा, और वो भी पढ़ने लिए आता है। तो आज भी देखता हूँ कि लोग क्या करें। तो लोगों का फिर मेरे ये नहीं है, मैं खुशी से अपने लिए आता हूँ। आज भी एक मीटिंग में जब मैं आता हूँ, तो लोगों का तालियों का मुझसे कुछ नहीं है, आई डोंट वरी अबाउट इट। आज मैं आता हूँ अपनी खुशी के लिए,
जब मैं मीटिंग में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ, और मीटिंग से पहले बाहर निकलता था तो साला परेशानी लेकर जाता था। आज आता हूँ, लोग अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, सब अपने अपनी जगह पर, ईश्वर मेरे साथ में है। सो इसके लिए बोलते हैं कि चित कमिंग आते रहो। तो इसके लिए मैं आज भी ए में आता रहता हूँ। आज भी लोग मुझे कई कई जगह बुला रहे अशोक भाई ऐसा। अब बस भाई अभी वो तारीफ है, वो सब कुछ, वो सब बात है। ठीक है ठीक है, अपनी जगह आप है, मेरी जगह मैं हूँ। और इसके लिए ये जो आज का जो रिकवरी का जो अंदर, वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी तो मैंने ऊपरी ऊपरी थोड़ा थोड़ा बोला, पर अंदर से देखा कि जब तक मैं अंदर अंदर जाके अपने आप पे काम नहीं करूंगा, अपने आप को स्वीकार नहीं करूंगा, और मेरे ईश्वर है जो मुझे बचाए, वो काउंट द ब्लेसिंग। और बोलते हैं ना कि लेट गो लॉर्ड, भगवान को करना काम देने के लिए, वो ईश्वर को बोलता हूँ। थर्ड स्टेप में बोला है ना कि हे ईश्वर, तेरे चरणों में मुझे उन स्वार्थ बंधनों से मुक्त कर दे, ताकि मैं औरों के साथ में एक खुशी से आपके साथ में रहूं, ताकि मेरी कल की डर निकल जाए, पैसों का डर निकल जाए, इंसानियत का डर निकल जाए, और मैं रिकवरी पे एक अच्छा इंसान बनकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ए के लिए मैं आते रहूं। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद साहब, थैंक यू। ये रुक जाता हूँ।